हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 का नया सेशन 2021-22 के लिए मैथ सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट संबंध एवं फलन का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के सॉल्यूशंस देखते हैं। इसके पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपको 1 से लेकर के 9 तक के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दी हूँ, तो आप जो है हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिए। उसके बाद ही आप इसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर आप पहले के लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको जो है ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 10 और 11 का सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। देखिए, कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपको ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो सममित तो होगा लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, मतलब भाई कोई भी एग्जांपल्स में आप ऐसा संबंध लिख सकते हो कि जो स्वतुल्य सम्मित तो हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। ठीक है, इसमें सबके आंसर अलग अलग आएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे समुच्चय हो सकते हैं जो इस प्रश्न के अंतर्गत आते हो। ठीक है, जो सम्मित ना हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक हो। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां का दूसरा, संक्रामक हो ना तो स्वतुल्य हो ना सम्मित हो। तीसरा, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। चौथा, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। और पांचवा है, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। कहने का मतलब यही है कि जो हमारी 3 शर्तें होती है तुल्यता संबंध की, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, उनमें से ही जो है ये क्वेश्चन में किसी एक को होना चाहिए और बाकी 2 को नहीं होना चाहिए। बनाकर ऐसे पूरे 10 के जो है 5 क्वेश्चन बनाया है इसने, और बहुत सरल और बहुत इजी है। बिल्कुल भी आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। आप ऐसे एग्जांपल्स इसमें आसानी से दे सकते हो, बिल्कुल सरल तरीके से, जो इन क्वेश्चंस के लिए आते हो। जैसे देखिए, हम देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा है, सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। भाई सिंपल सी बात है, आपको आर के अंदर जो है ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को रख देना है जो आपको सममित तो दिखते हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। तो सिंपल सी बात है, आपने स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक की सभी शर्तों को बहुत अच्छे से पढ़ा हो। सममित ना हो लेकिन स्वतुल्य हो, तो मान लो हम जैसे 1 का 1 से बनाए तो स्वतुल्य हो गया। ठीक है, और स्वतुल्य नहीं दिखाना है, हालांकि इसमें हमको सममित दिखाना है। ठीक है, सॉरी। तो देखो, सममित दिखाना है तो जैसे हमने मान के चलो 1 का 2 के साथ में किए, तो 2 का 1 के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दो, हो गया ना सममित। अब हमको स्वतुल्य नहीं बोल रहा है और ना ही संक्रामक बोल रहा है, तो भाई स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, तो देखो यहाँ पे हम 2, 3 ले सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 का किसी और के साथ में ले सकते। तो इस तरह से जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते। पर यहाँ पे तुम सिर्फ आर को ही नहीं दर्शाओगे, यहाँ पे आपको समुच्चय भी लिखना पड़ेगा कि किस समुच्चय के लिए आप ये संबंध को दिखा रहे हो। तो जैसे देखिए, आइए हम एग्जांपल्स लेके चलते हैं कि हम समुच्चय के अंदर, मान लो हम एक ऐसा समुच्चय लेके चलते हैं, जैसे ए लेके चलते हैं और इसके अंदर हम 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, 1 2 3। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल्स है ये, और एग्जाम्पल है, और इसमें हमको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो, आपको पता ही है ना इसमें से कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, पूरे 6 बनेंगे इसके, अगर बनाना चाहे तो। क्यों, आपको पता ही है, ए का ए के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है पूरे और इसके अंदर 3 है, 6 नहीं, 3 3 9 बनेंगे। कितने बनेंगे इसके, 9 बनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, उन 9 में से हमको ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख लेना है यहाँ पे जो दिए गए क्वेश्चन के शर्तों को फुलफ़िल करते हो। जैसे सममित हो तो जैसे मान के चलो हमने 1 का 2 से कर लिए, तो 2 का 1 से बना लेते। ठीक है, सम्मित है। अब स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, तो भाई देखो ऐसे भी हम यहाँ ले सकते हैं, एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे 2 3 ले सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो, इस संबंध को देख के अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए कि आर के अंदर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और आपको पूछा जाए कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सममित है, क्या ये संक्रामक है, तो भाई देखिए, आप सबसे पहले तो इसको देखोगे, फिर इसका एनालिसिस करोगे, फिर ढूंढोगे
कि क्या ऐसे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या जिसमें समान अवयव हो दोनों। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, तो आप तो सीधे सीधे बोल दोगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। अब आप ढूंढोगे सममित के लिए कि क्या ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं क्या इसके अंदर जिसमें क्रम बदला हो आपस में, जैसे यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल इससे सममित लिख सकते हो और आपको बिल्कुल लगेगा कि ये सममित है। अब संक्रामक ढूंढने जाओगे तो जब संक्रामक ढूंढोगे तो संक्रामक में तो आपको पता है कि AB BC और AC वाली कंडीशन लगती है ना। तो जैसे मान लो हम 1 2 को AB मान के चल लेते हैं, 1 2 को क्या मान के चल लेते हैं, AB। अब 1 2 को अगर हम AB मानते हैं तो 2 का किसी और के साथ में जैसे, ठीक है देखिए यहाँ पे 2 का 3 के साथ में हो गया है। ठीक है, 2 का किस साथ में हुआ है, 3 के साथ में। चलो संक्रामक की जो AB और BC वाली कंडीशन तो लग रही है, लेकिन AC वाली कंडीशन, AC मतलब A का मान क्या रहना चाहिए, 1, और C का मान क्या रहना चाहिए, 3, है ना। तो AB है और ये BC है, तो A का मान क्या रहना चाहिए, 1, और C का मान क्या रहना चाहिए, 3। लेकिन आप बताइए ज़रा, क्या इस संबंध में ऐसा कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या जो 1 और 3 हो, बिल्कुल नहीं है। तो आप सीधे सीधे इसको बोल सकते हो कि ये संक्रामक नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया है आपको कैसे एग्जाम्पल्स लेना है अपने तरफ से। बहुत सरल सा एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे एक सरल सा एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेट के अंदर जो है 1 2 3 ले लिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है 1 2 और 2 1 लिए हैं बस। अब 1 2 और 2 1 क्यों लिए भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि सममित होना चाहिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ सममित की कंडीशन लेते हैं ना। हमको तो क्वेश्चन में बोला है कि ना स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो, तो हम क्यों उन कार्टेशियन प्रोडक्ट को ले जो स्वतुल्य और संक्रामक की कंडीशंस के लिए आते हैं। तो हमको जो होना चाहिए बोला था क्वेश्चन में ये कहा है कि सममित होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए बोल रहा है, सममित। तो हमने सिर्फ ऐसे ही 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे रख दिए जो सममित है, जैसे 1 2 और 2 1। तो आप तो बिल्कुल लिख सकते हो कि संबंध R स्वतुल्य नहीं है। भाई ये संबंध तो स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे A नॉट बिलोंग्स टू R है। ठीक है, संबंध R सममित है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे AB बिलोंग्स टू R है और BA बिलोंग्स टू R, 1 2 और 2 1। ठीक है, संबंध R सममित है, ऑलरेडी सममित है ही ये। संबंध R संक्रामक नहीं है, भाई संक्रामक नहीं है, हमने एग्जांपल्स वैसे ही लिए हैं। संक्रामक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि संक्रामक की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, 1 2 तो है लेकिन 2 3 और 1 3 नहीं है। तो देखिए ये आप थ्योरी तो बहुत आसानी से लिख सकते हो स्टूडेंट्स। देखो थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल भी लिख सकते हो आप कि इतना लिख दो, ठीक है, क्योंकि उसने उदाहरण देने बोला है, लेकिन उदाहरण का थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में पूछ लिया तो सिर्फ इतना लिखना जो है वो काफ़ी नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि आपने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो वाकई में दिए गए कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं या नहीं। तो बिल्कुल करते हैं, है ना। अतः दिया गया उदाहरण सममित तो है परंतु ना ही स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन 10 का सेकंड। क्वेश्चन 10 का सेकंड क्या बोल रहा था, देखो संक्रामक तो होगा परंतु स्वतुल्य नहीं होगा और सममित भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमको संक्रामक है बोल रहा है लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं है, ये ऐसा एग्जाम्पल देना है हमको। तो अब देखिए आप क्या क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो। भाई बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। अगर आपके पास में समुच्चय में 1 2 3 है और आपको जो है उसमें संक्रामक हो वाली कंडीशन पूछा है और बाकी को नहीं बोला है, तो आप ऐसे कंडीशन लिख दीजिए ना, जैसे 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से। मतलब ये AB हो गया, ये BC हो गया और इन्हीं से उठाकर ये क्या बन गया, AC बन गया। AC मतलब कि 1 और 3। तो बस सिंपल सी बात है, आप ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दीजिए इसमें जो संक्रामक हो। तो भाई सिंपल सी बात है, जब ये संक्रामक ही है उसके अलावा इसमें और कोई दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये तो स्वतुल्य और सममित तो होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, क्यों हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्वतुल्य और सममित में हमने 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिए। ठीक है, थ्योरी आपको वैसे ही लिखना है। R स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये दिए गए कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। भाई सममित भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ AB बिलोंग्स टू R और BA बिलोंग्स टू R नहीं है। ठीक है, यहाँ
क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए ये सममित नहीं है। संक्रामक ही है क्योंकि हमने संक्रामक ही बनाए हैं उसको ऑलरेडी। तो ए बी बिलोंग्स टू आर बी है, बी सी बिलोंग्स टू आर बी है, सी बिलोंग्स टू आर बी है, क्योंकि 1 2 2 3 एंड 1 3 ये तीनों कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो संक्रामक होने की शर्तों को पूरा करते हैं। तो दिया एग्जाम्पल्स जो है ये संक्रामक है परंतु स्वतुल्य और सममित नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्वतुल्य तथा सममित हो। देखिए यहाँ पे कंडीशंस में दोनों को हो बोल दिया है, किसको किसको, स्वतुल्य भी होना चाहिए बोल रहा है और सममित भी होना चाहिए। अब देखिए ए के अंदर से ऐसे कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट उठाओगे आप जो स्वतुल्य भी हो और सममित भी हो। तो भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, ए के अंदर से उन कार्टेशियन प्रोडक्ट को उठाना है आपको जो स्वतुल्य भी हो और सममित भी हो। तो सिंपल सी बात है, स्वतुल्य मतलब स्वयं की तुलना स्वयं से करना है। सममित में क्या होता है, जैसे कि हमने 1 2 ले लिए हैं तो उसका उल्टा क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे 2 1 ले लेते हैं। देखो वही वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे हमने लिए हैं, ठीक है, 1 1 है और फिर क्या है 1 2 है और फिर 2 1 है। बस लिख दीजिए स्वतुल्य है क्योंकि यहाँ पे स्वतुल्य की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। फिर सममित नहीं है, सममित है, सममित भी है क्योंकि सममित बोला था, क्योंकि सममित की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अब ये बताइए क्या संक्रामक है क्या, भाई ऑलरेडी हमने संक्रामक नहीं दिखाए हैं ना, सॉल्यूशन में क्वेश्चन में ही बोला है उसने संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा मतलब कि ए बी बी सी और ए सी की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नॉट बिलोंग्स टू लिख देना आप, ठीक है, किस में नॉट बिलोंग्स टू लिखना है आपको, संक्रामक नहीं होगा तो जैसे कि आप इसमें और इसमें लिख दीजिए, ये दोनों में, मैं गलती से यहाँ पे नॉट बिलोंग्स लगाना भूल गई, ठीक है। तो ये संक्रामक नहीं होगा। स्वतुल्य, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। भाई देखो ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को ले लीजिए जिसमें स्वयं की तुलना स्वयं से हो रही है। 1 1 ले सकते हो, 2 2 ले सकते हो, 3 3 ले सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ 1 1 ले ली हूँ, आप 2 2 भी ले सकते हो, ठीक है, आप 3 3 भी ले सकते हो। और संक्रामक हो तो संक्रामक में तो आपको पता ही है, जैसे 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 1 का 3 के साथ, तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ में, ठीक है। तो अब दिया गया संबंध जो है वो स्वतुल्य भी होगा और संक्रामक भी होगा और सममित नहीं होगा। दिख ही रहा है स्पष्ट देखने से स्वतुल्य है क्योंकि ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इनके अंदर जिसमें स्वयं की तुलना स्वयं से हो रही है। क्या संक्रामक है क्या, जी हाँ, ए बी बी सी और यहाँ पे ए सी वाली कंडीशन है तो संक्रामक है। तो जब इतने ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये सममित होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं, ये तो स्वतुल्य की थ्योरी आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, संक्रामक है सममित नहीं है, दिखा दी हमने। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो भाई देखो आप संबंध के अंदर क्या क्या ले लोगे, सममित वाला जैसे 1 2 और 2 1, ठीक है, सममित है। संक्रामक हो, संक्रामक भी होना चाहिए, तो जैसे 1 2 तो यहाँ 2 3 ले लो और यहाँ पे 1 3 ले लो, वही एग्जाम्पल्स हमने सब में लिए हैं समुच्चय का, और संबंध अलग अलग है बस, क्योंकि हमको सिर्फ संबंध के उदाहरण देने बोला था। तो आप समुच्चय एक रख सकते हो, सब में 1 2 3, सब में 1 2 3 ले सकते हो, हाँ बस संबंध अलग अलग होना चाहिए और होगा भी अलग अलग। यहाँ 1 2 2 1 2 3 1 3 है, ये कोई ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सेम नहीं दिए, हाँ इनमें से कुछ हो सकते हैं। तो देखो सममित है, संक्रामक है, बिल्कुल है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है, तो आप लिख दीजिए है तो है क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये थ्योरी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु OQ की मूल बिंदु से दूरी के समान है। देखो क्वेश्चंस को पहले ठीक से समझो क्योंकि आधा सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में ही रहता है, इसलिए आपको क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझना है, सिद्ध करना है। इसमें मतलब उसने जो कहा है वो बोल दिया है उसने, वो सत्य है, बस हमको उसको सिद्ध करके दिखाना है। बोल रहा है किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, मतलब कुल मिला के यहाँ पे समुच्चय का काम कौन कर रहा है,
तो समुच्चय का काम कर रहा है समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, है ना। अब आपको पता ही है कि किसी भी समतल में अनंत बिंदुओं का समुच्चय हो सकता है, ठीक है। एक समतल अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। अब उस समुच्चय में क्या कंडीशन बोल रहा है कि जो संबंध है उस संबंध क्या होना चाहिए कि पी क्यू, मतलब बिंदु पी और क्यू में आपस में कैसा रिलेशन है कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु की दूरी के समान है। मतलब मान लो अगर यहाँ कोई एक बिंदु है, ठीक है, तो इधर पे एक बिंदु पी है और इधर पे एक बिंदु क्यू है, तो ये जितने दूर है बिंदु पी उतने ही दूर जो है बिंदु क्यू स्थित है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। दोनों की दूरी समान है, मतलब जो समतल में बहुत सारे बिंदु स्थित है, अनंत बिंदु स्थित है, उनमें से केवल दो बिंदु, जिसमें से एक का नाम पी है दूसरे का नाम क्यू है, उन दोनों में आपस में कैसा संबंध है, उन दोनों में आपस में ये संबंध है कि दोनों की मूल बिंदु, मतलब एक कोई भी ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं उससे, है ना, दोनों की दूरी कैसी है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब ये जो संबंध दिया हुआ है ये तुल्यता संबंध है, ऑलरेडी बोल रहा है तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब इस संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों की कंडीशन लागू होगी, तभी तो बोल रहा ना तुल्यता संबंध है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिद्ध करने बोला है। उसने पहले से बोल दिया है ये तुम दिखाओ करके कि है या नहीं, तो ठीक है हम दिखाते हैं करके है या नहीं। अब ये क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है यहाँ पे, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P ≠ 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, पहले तो हम यहाँ तक के हल कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन का जो सेकंड वाला सेगमेंट है इसको हम लास्ट में देखते हैं। ये सरल है काफ़ी, इसमें हमको सिर्फ पूछ रहा है कि जो बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है। चलो देखते हैं हम यहाँ तक के तुल्यता संबंध। भाई तुल्यता संबंध को देखने के लिए पहले समुच्चय को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दिया है भाई, सबसे पहले समुच्चय लिखो या संबंध लिखो, आगे पीछे लिख सकते हो। हमने यहाँ पे संबंध पहले लिख दिए हैं। क्या दिया है संबंध ये कह रहा है कि पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है आपको समझने के लिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है हमने दो बिंदु लिए हैं P और Q, और वैसे मैंने यहाँ पे सर्कल इसलिए बना दी हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब केंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं, और ये जो दोनों बिंदुओं की दूरी समान है, ठीक है, समान है बोल रहा है। तो अब ये निर्माण रूप में दिया हुआ है, इसको रोस्टर रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, पी क्यू सच दैट ओ पी इक्वल ओ क्यू, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, ओ पी इक्वल ओ क्यू लिखे हैं, आप अच्छे से समझना इसे, ओ पी इक्वल ओ क्यू है। अब कहने का मतलब क्या है कि हम ये जो कहा गया है इसका मतलब ये है, मतलब कि ये जो बिंदु है ओ से पी तक के और ओ से क्यू तक के, ये क्या है हमारा क्यू है, दोनों आपस में दूरी कैसी बराबर, तो मैंने यहाँ पे बीच में बराबर, ओ पी मतलब हुआ ओ से लेकर के पी तक की दूरी, और ओ क्यू मतलब हुआ ओ से लेकर के क्यू तक की दूरी, ठीक है स्टूडेंट्स। और समुच्चय क्या है यहाँ पे, भाई देखो क्वेश्चन दिया है या संबंध दिया है तो समुच्चय तो देना ही पड़ेगा उसको, बिना समुच्चय के संबंध तो बनता ही नहीं है। तो देखो समुच्चय बोला कि समुच्चय में किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है। समतल में जितने भी बिंदु होंगे उनको हम यहाँ पे समुच्चय के रूप में लेकर चलेंगे। अब किसी समतल में तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ दो ही बिंदुओं में संबंध दिया है P और Q में। चलो हमको तुल्यता संबंध है या नहीं है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना है कि वाकई में किस तरह से तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको यहाँ पे स्वतुल्य चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेक करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना पड़ेगा। तो चलो हम इसमें स्वतुल्य चेक कर लेते हैं, क्या वाकई में स्वतुल्य होगा या नहीं। अब आप देखिए संबंध को देखकर आप बिल्कुल बिना सोचे समझे बोल सकते हो कि स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य मतलब स्वयं की तुलना स्वयं से, जैसे यहाँ पे OP है या OQ है। अब हम OP की तुलना OP से कर रहे हैं, मतलब यहाँ दूरी की तुलना हो रही है ना, ठीक है, O से लेकर के P तक की बात हो रही है। तो ये बताइए क्या OP बराबर OP होगा, बिल्कुल होगा। क्या OQ बराबर OQ होगा, बिल्कुल होगा। तब तुम बताइए यहाँ पे स्वयं के बराबर हो सकता है ना,
जैसे हम खुद हैं और हमारी ऊंचाई जो है अगर हमको स्वयं से बराबर कहा जाए तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल हमारी ऊंचाई हमारे बराबर है, स्वयं के बराबर है। तो यहाँ पे बराबर में स्वयं की तुलना स्वयं से हो सकती है। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध होगा यदि ए बिलोंग्स टू आर, जैसे पी ओ बिलोंग्स टू पी ओ इक्वल पी ओ, या क्यू ओ इक्वल क्यू ओ, या ओ क्यू भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पी ओ लिखे हैं तो इसको ओ पी भी लिख सकते थे। ठीक है, तो बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पे पी ओ बराबर पी ओ है, या आप दूसरे बिंदु ओ क्यू बराबर ओ क्यू भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि बिंदु पी ओ और पी ओ की दूरी समान है। ठीक है, दूरी से यहाँ पे तुलना करना है तो भाई क्यों होगा, क्योंकि थ्योरी लिखने का तरीका सब में एक जैसे है सभी क्वेश्चंस में। तो कारण आपको ये लिखना है कि पी ओ और पी ओ की दूरी समान है। स्वतुल्य के बाद में हमको सममित दिखाना है। क्या दिखाना है हमको? सममित। सममित का मतलब होता है कि ए बी बराबर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। तो दिया गया संबंध जो है वो सममित होगा अगर इस कंडीशंस को फुलफिल करता हो। अब ये बताइए क्या सममित की कंडीशन है क्या? जैसे पी ओ है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ओ पी भी हो रहा है, तुम ही देख लो, है ना। यहाँ पी ओ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओ पी, ए पी है फ्रेंड्स और ये ओ है, सॉरी थोड़ा ध्यान से, ये ए बी है तो ये बी ए है, तो ये पी ओ है तो ये क्या है? ओ पी है। भाई देखो जैसे यहाँ से इतनी लंबी रेखा है, चलो चित्र में ही देख लेते हैं हम। जैसे देखो मान के चलो ये ओ पी है तो ओ पी बराबर पी ओ लिख सकते हैं कि नहीं? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ओ पी बराबर पी ओ क्यों नहीं लिख सकते? दोनों का मतलब तो एक ही है, बस यहाँ ओ पहले है पी बाद में, यहाँ पी पहले ओ बाद में है। ठीक है, तो यही तो कहना चाहता है सममित कि ए बी है तो ए बी में जो संबंध है वही संबंध किस में होना चाहिए? बी ए में। तो भाई ओ पी की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई किसकी है? पी ओ की है। तो सिंपल सी बात है, दिया गया संबंध सममित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लिख देंगे सीधे सीधे पी ओ बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे ओ पी लिख लेना स्टूडेंट्स, ओ पी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि बिंदु पी से ओ की दूरी भी वही होगी जो बिंदु ओ की पी से है। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से, तो वेरी सॉरी। ठीक है, आपको ये लिखना है कि यहाँ पी ओ है तो यहाँ ओ पी आ जाएगा। तो यहाँ कारण लिखना है क्योंकि बिंदु पी से बिंदु ओ की दूरी भी वही होगी जो बिंदु ओ की पी से है ना। यहाँ पी ओ तो ये पी और ये ओ, और यहाँ ओ तो यहाँ पे भी ओ, और ये पी तो ये पी। तो आया स्टूडेंट सममित क्यों होगा? क्योंकि कंडीशंस ही है सममित होने के। अब हम देखते हैं संक्रामक की कंडीशन। ठीक है, तो भाई अब तुम सोच में पड़ गए होंगे कि संक्रामक के लिए तो 3 होना, यहाँ तो बिंदु 2 ही दिए हैं, तो अब क्या करें संक्रामक के लिए? ठीक है, हमको 3 लेना पड़ेगा। तो भाई क्यों नहीं हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं ना संक्रामक के लिए। जैसे हम यहाँ पे S मान लेते, क्या मान लेते हैं हम? S। क्यों S मानेंगे? क्योंकि भाई समुच्चय ही बोला है कि समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, और क्वेश्चन में हमको सिद्ध करने कहा है। तो आप जो है एक तीसरा जो है बिंदु यहाँ पे एक S बिंदु ऐसा भी मान सकते हैं जिसकी मूल बिंदु से दूरी बराबर है। किसके बराबर है? जितनी P की है जितनी Q की है उतनी ही हम मान लेते हैं यहाँ पे कि किसकी है? S की भी है। तो एक बिंदु हम यहाँ पे S ले लेते हैं। अब देखो संक्रामक के लिए क्या होगा? संक्रामक के लिए ये होगा कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे तीनों की आपस में तुलना की है, तो जो दूरी P से O की है वही दूरी O से Q की भी होनी चाहिए, है ना, और वही दूरी O की S से भी होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे कि संक्रामक में ये वाली कंडीशन लागू होगी कि नहीं। ठीक है, तो थ्योरी में तो सेम लिखना है। मैं थ्योरी इसलिए लिख नहीं रही हूँ बार बार क्योंकि आप ये थ्योरी लिख लिख के आपको याद हो गया होगा कि आखिर यहाँ 2 लाइन शुरू के सभी क्वेश्चन में समान होते हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखते हैं और यहाँ कारण लिखते हैं कि क्यों होगा। कारण में भी वही आता है जो कंडीशन संबंध में दिया होता है। अब यहाँ पे जैसे P की तुलना Q से, Q की तुलना S से और फिर P की तुलना S से, क्योंकि ये बिंदु कितने हमारे पास में? पूरे 3 बिंदु थे, है ना। एक को हमने P मान लिए, एक को हमने Q और एक S। P Q माने नहीं है तो ऑलरेडी दिया था, हमने S को माने बस। तो P Q मतलब कि AB, अब BC मतलब कि QS, BC मतलब कि QS, और फिर अब हमको AC चाहिए तो AC मतलब कि क्या? PS चाहिए।
तो फिर पी एस लिख लिए हमने यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख लिए हमने? पी एस लिख लिए। तो अब ऐसा क्यों लिखे भाई हमने? ऐसा इसलिए लिखे, जो संबंध पी और क्यू का होगा वही संबंध क्यू और एस का होगा, और वही संबंध पी और एस का भी होगा। यहाँ पर आप बिंदुओं की दूरी से संबंध ना लीजिए, आप यहाँ देखिए कि बिंदु की ओ से दूरी के संबंध में देखना है आपको, है ना। पी और क्यू का आपस में जो संबंध होगा वही संबंध क्यू और एस का, वही संबंध पी और एस का। कहने का मतलब ये है कि बिंदु पी की मूल बिंदु से भी वही दूरी है तो क्यू की भी वही होगी, है ना। जैसे क्यू की मूल बिंदु से जो दूरी है वही मूल बिंदु से दूरी एस की भी होगी। यहाँ पे भी वही सेम, जो मूल बिंदु से जितनी दूरी पी की है उतनी ही दूरी एस की भी होगी। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि बिंदु पी, क्यू और एस की मूल बिंदु ओ से समान दूरी है, इसलिए पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू एस बिलोंग्स टू आर एंड पी एस बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध जो है वो संक्रामक होगा, क्योंकि ये संक्रामक की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीधे से लिख दीजिए आप, दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। क्यों है? क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सम्मित भी है। अब क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा था, है ना, और वो पार्ट क्या था क्वेश्चन का? सेकंड। देखिए सेकंड पार्ट को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, बिल्कुल कठिन नहीं है। सेकंड पार्ट ये कहना चाह रहा है, पुनः सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि बिंदु पी नॉट इक्वल 0 0। ये 0 0 मतलब कि ये जो वृत्त होता है उसके केंद्र बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, आपको पता ही है ना। किसी भी केंद्र, जैसे कि निर्देशांक पद्धति अगर हम बनाते हैं तो ये मूल बिंदु जो है इसके निर्देशांक हम क्या मान के चलते हैं? 0 0 मान के चलते हैं। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये चारों अगर मिला दे चारों कोनों को तो एक वृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P नॉट इक्वल 0 0 कहने का मतलब ये है कि P के निर्देशांक 0 0 नहीं होंगे, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। इस क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से। हमको लास्ट में क्या सिद्ध करने कहा है? हमको लास्ट में ये सिद्ध करने कहा है कि P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, जैसे हमने यहाँ P माने थे, इधर Q माने थे और यहाँ पे S माने थे, है ना। जो दूरी P से O से P की है वही O से Q की, वही O से S की दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समतल में और भी बिंदु हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसे अनंत बिंदु हो सकते हैं। कितनी? ऐसे जो मैं लाइन खींच रही हूँ ऐसे कितने लाइन खींच सकते हैं हम यहाँ पर? अनंत लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा वृत्त का निर्माण हो रहा है यहाँ पे एक प्रकार से। तो भाई देखो, समान दूरी की बात कर रहा है यहाँ पे। कैसी दूरी की बात कर रहा है? समान। मतलब उसने ये कहा है कि O से लेकर के P तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी O से लेकर Q तक के फिर अन्य भी बिंदु जो आएंगे उनकी भी दूरी। तो ऐसी कंडीशन कब होती है? ऐसी कंडीशन तो केवल वृत्त में होती है, और इनको हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो अब आप ही सोच लो, यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण ही होगा कि नहीं? यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण, ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दिए गए जो संबंध है ना, ये वृत्त के लिए ही है। और वृत्त की परिभाषा में हम क्या पढ़ते हैं? वृत्त की परिभाषा में हमने ये पढ़े थे कि किसी समतल में स्थित असंख्य बिंदुओं का समुच्चय। किसका? असंख्य बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? असंख्य बिंदुओं का समुच्चय, देखो ऐसा बोलते हैं हम, किसी समतल में समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदु। अब यहाँ तो बिंदु को गिन सकते हैं, लेकिन ये बिंदु असंख्य है, मान लो। कैसे है? बिंदु असंख्य है। तो असंख्य बिंदुओं का समुच्चय ही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये चीज़ आपने पढ़े हो पहले। पर यहाँ पर देखिए, ये वही पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो P और Q की तरह और S की तरह ऐसे इस लाइन पे ऐसे बहुत सारे असंख्य अनंत बिंदु होंगे जो बिंदु P से होकर जाएगा। क्या बिंदु P से होकर जाएगा? बनने वाला वृत्त, है ना। इन असंख्य बिंदुओं के समुच्चय से बनने वाला वृत्त जो है वो बिंदु P से होकर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल होके जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्य जो बिंदु हैं वो भी
उतने ही दूर होंगे जितने दूर कोण है बिंदु P है। तो सिंपल सी बात है कि इससे बनने वाला वृत्त जो है वो बिंदु P से ही होकर जाएगा। अब यहाँ पर कितने बिंदु होंगे, यहाँ पर तो असंख्य बिंदु होंगे। क्या हम ऐसे सबको नाम देते चलेंगे क्या, P Q R S T U V W ऐसा तो नाम देंगे तो बहुत सारे बिंदु अनंत हो जाएंगे, हमारी कॉपी भर जाएगी, तो नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, उन अनंत बिंदुओं के समुच्चय को B मान लेते हैं अपने तरफ से। क्या मान लेते हैं, B। और ये मान लेते हैं कि जितने भी अनंत बिंदु होंगे वो B के अंदर समाहित है ना। किसके अंदर समाहित है, समुच्चय B के अंदर। तो वही कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित, बिंदु P नॉट इक्वल 0 0 कहने का मतलब ये है कि बिंदु P के निर्देशांक 0 0 नहीं होंगे, है ना। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बिंदु P केंद्र नहीं हो सकता। ठीक है, बिंदु P केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर में कंडीशन दिया है कि PO बराबर है QO। हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं कि PO का मान किसके बराबर है, QO, क्योंकि P की दूरी जो है मूल बिंदु से वही दूरी है जो मूल बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी से है ना। दोनों के आपस में दूरी मूल बिंदु से कैसी है, यहाँ पे समान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे यहाँ पे बिंदु P से संबंधित यानी कि बिंदु P के समान हमको ऐसे बिंदुओं का समुच्चय लेना है जो जिससे होकर जाने वाले, है ना। जिससे होकर जाने मतलब ये इन बिंदुओं से बहुत सारे बिंदु हैं यहाँ पे, जिससे होकर जाने वाले एक वैसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। उन बिंदुओं का समुच्चय जो बिंदु P से अगर होकर जा रहा है तो उसका केंद्र तो मूल बिंदु पर होगा ही होगा, क्योंकि बिंदु P नॉट इक्वल 0 0 कह रहा है। कहने का मतलब बिंदु P जो है वो उसके निर्देशांक 0 0 नहीं है। कहने का मतलब बिंदु P यहाँ पे केंद्र बिंदु नहीं है। तो सिंपल सी बात है, केंद्र बिंदु होगा भी नहीं संबंध की परिभाषा के अनुसार। तो ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक अतिरिक्त समुच्चय B मान लेते हैं और उस समुच्चय में B बराबर OP इक्वल OQ इक्वल OS इक्वल बहुत सारे ले सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए 3 बिंदु लेकर चल रहे हैं, है ना। 4 लेके चले हैं कि यहाँ OP OQ और OS और OT और इधर जितने भी होंगे उन सबके मान को हम R मान लेते हैं, मतलब त्रिज्या, रेडियस, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। अब देखो ऐसे असंख्य बिंदु हो सकते हैं, तो हमको यहाँ सीधे सीधे लिख देना है कि अतः B उन बिंदुओं का समुच्चय है जो P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। और उसका रीज़न ये है कि OP बराबर OQ है और ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु P की मूल बिंदु से वही दूरी है जो बिंदु Q की है। तो अन्य बिंदु यानी कि OS, OT, OU, OV इन बिंदुओं की भी दूरी वही होगी जो बिंदु P और Q की है। और ऐसे दूरियों से एक ऐसे समुच्चय का निर्माण होगा जो ऐसे वृत्त का निर्माण करेगा जिसका केंद्र क्या होगा, O होगा। और ये सभी बिंदु जो है वो P से होकर जाएंगे, यानी कि सभी बिंदुओं के समुच्चय से बनने वाला वृत्त जो है वो बिंदु P से होकर जाएगा। तो यही कहना चाह रहा था, अंतिम जो पॉइंट था। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 है और 11 है इसके सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इनके शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके बुक्स में है, आप इनके शॉर्ट ले लीजिए और जो है इन्हें अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। थ्योरी तो लिखना बहुत सरल है, थ्योरी आप जो है बहुत आसानी से सरलता से लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए बाय बाय।